नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 2 है मित्रों। और एक टेस्ट सीरीज में मैं 10 क्वेश्चन ही करा रहा हूं। तो यह जो असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का यह टेस्ट सीरीज है और यह सभी कंबाइंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, चाहे यूपी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर एमपीपीएससी के द्वारा निकलने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर हो। अभी 2 परीक्षाएं आपकी 1 जून में आपका मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर होने वाला है हिस्ट्री का, और आप लोग का जुलाई में आपका उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है। तय मानिए एकदम बिल्कुल, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों परीक्षाएं अभी गरज रही हैं, आपके सामने हैं, ठीक है। आज राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और बाकी सभी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए यह वीडियो खास होने वाला है। ये सभी वीडियो खास होने वाले हैं और आपको यह भी जानकारी आप भी बता दूं कि आप यह मत समझिए कि सिलेबस में बहुत ज्यादा अंतर है। सिलेबस में आप 5 से 10% का अंतर पा जाइए, वही बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। जैसे ही जिस पैटर्न पर आपका उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है हिस्ट्री का, उसी बेस पर मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का भी सिलेबस है असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। तो सिलेबस में किसी प्रकार का अंतर आप लोग नहीं पाएंगे। तो जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, पूरा नोट्स मिलेगा, पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा और लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स मिलेंगे। देखिए, यह जो कंप्लीट कोर्स है ये 1499 रुपए का है। आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी लोग। आगे शुरुआत करते हैं और यह टेस्ट सीरीज संख्या 2 है, उत्तरकालीन मुगल काल। उत्तरकालीन मुगल काल हम लोग देख रहे हैं। यह टेस्ट सीरीज संख्या 2 है। एक टेस्ट सीरीज में मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूं और देख सकते हैं हमारे जो भी प्रश्न है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उत्तरकालीन मुगल काल से संबंधित प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। और कुल 10 प्रश्न हैं और पूरी व्याख्या के साथ हैं, व्याख्या इसकी अच्छी है, ठीक है। तो 10 प्रश्न हम लोग ने देख लिया था। आज 11वां प्रश्न देखेंगे और यह टेस्ट सीरीज संख्या 2 है, यह मानकर चलिए। प्रश्न 11 देखिएगा, अधोलिखित में से किसका वास्तविक नाम अली गौहर है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लें अगर आप लोग गंभीर हैं तो। और इसमें मैं 3000 एमसीक्यू देने वाला हूँ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, टेस्ट सीरीज मतलब फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से किसका नाम अली गौहर है। कौन सा ऐसा मुगल वंश का शासक है जिसका नाम अली गौहर है, मतलब सिंहासन पर बैठने से पहले, राज सिंहासन पर बैठने से पहले उसका नाम था अली गौहर, ठीक है। लेकिन जब वो गद्दी पर बैठा तो कुछ अलग नाम से बैठा, तो वो है आपका शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय विकल्प ए। यह आपका शाह आलम द्वितीय का जो आपका पीरियड है, यह आपका 1759 से 1806 तक यह मुगल वंश की गद्दी पर बैठता है शाह आलम द्वितीय। यहाँ पर देख लीजिए, शाह आलम द्वितीय का जो शासनकाल है 1759 से 1806 ईस्वी तक था। यह 17वां मुगल बादशाह था। इसका असली नाम शाहजादा अली गौहर है। शाहजादा अली गौहर इसका वास्तविक नाम है। और लेकिन जब गद्दी पर बैठता है, राज सिंहासन पर बैठता है, तो शाह आलम द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है। बहुत ही लंबा पीरियड यह शासक रहा, लेकिन ऐसे शासक होने पर एकदम धिक्कार है। कोई इसका मतलब कोई नियंत्रण नहीं था, ठीक है। मुगल काल की इस राज्य सीमा पर इसका कोई नियंत्रण नहीं था और अंग्रेज पूरी तरह से प्रभावी थे इसके समय में। यह आलमगीर द्वितीय के उत्तराधिकारी के रूप में 1759 में गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि कर ली और वह ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर जीवन यापन करने लगा। ये जो शाह आलम द्वितीय है इसका नाम बहादुर शाह आलम द्वितीय, यह भी इसका नाम है। कई सारे नाम है, अली गौहर, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह आलम द्वितीय, बादशाह शाह आलम द्वितीय, हाँ बहादुर बादशाह शाह आलम द्वितीय, इसके कई सारे नाम है। तो यह चीजें ध्यान में आप लोग रखिएगा। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का उपनाम जफर है। यह जफर नाम से कविताएं भी लिखता था। तो यह कौन शासक है, तो यह शासक है आपका बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय है जो जफर नाम से कविताएं लिखता था, शायरी लिखा करता था। बहादुर शाह द्वितीय, अगर यह बहादुर शाह जफर कहा जाता है तो बहादुर शाह प्रथम किसे कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम किसे कहा जाता है, तो बहादुर शाह प्रथम आपका कहा जाता है
बहादुर शाह प्रथम कहा जाता है मुअज्जम को, मुअज्जम को। और मुअज्जम कौन था? मुअज्जम औरंगजेब का पुत्र था, जो औरंगजेब के बाद गद्दी पर बैठा था, गद्दी पर बैठा। तो औरंगजेब के बाद मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर, ये क्या बोलते हैं, औरंगजेब के 4 पुत्र रहते हैं। अकबर का डेथ बहुत पहले हो जाता है, और उत्तराधिकार के युद्ध में जब मुअज्जम, आजम और कामबख्श के बीच उत्तराधिकार युद्ध होता है, तो उसमें मुअज्जम विजयी होता है। और मुअज्जम जब गद्दी पर बैठता है तो वह बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बहादुर शाह जफर का जो जन्म है, जो 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। बहादुर शाह प्रथम के बारे में आपको बता दें तो यह अकबर शाह द्वितीय, मतलब अकबर शाह द्वितीय और लाल बाई का पुत्र था। अकबर शाह द्वितीय की एक जो पत्नी थी उसका नाम था लाल बाई, और यह एक हिंदू महिला थी। ठीक है, उससे उत्पन्न पुत्र था बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो उसकी माँ जो लाल बाई थी, बहादुर शाह जफर की जो माँ लाल बाई थी, वह हिंदू परिवार से थी। बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था। अच्छा, एक बार मैंने आप लोगों को क्रम भी बताया था, और नहीं बताया हूँ तो फिर मैं अपने क्या बोलते हैं, जब मैं लेक्चर्स वीडियो कराऊंगा तो उसमें आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दूंगा। क्रम क्रम ध्यान में रखिएगा। मुगल वंश के जितने भी शासक हैं उनका क्रम जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे मुगल वंश का पहला शासक कौन था? बाबर। ठीक है, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह गाजी। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, आमतौर पर बस लोग यही शासकों का क्रम जानते हैं। लेकिन औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख सियाह, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो इन लोगों का भी क्रम आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, बहादुर शाह जफर का जो शासनकाल है वो 1837 से लेकर 1857 तक था। प्रश्न 13 देखिएगा, बहादुर शाह प्रथम ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया? कौन सा कार्य बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया? प्रथम की बात हो रही है, मतलब औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम की बात हो रही है। तो यह कौन सा कार्य नहीं किया? तो देखिए, इसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो खाई थी उसको पाटने का काम इसने किया। तो इसने राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत की थी बहादुर शाह प्रथम ने, अच्छा काम किया। सती प्रथा का समर्थन किया, और सती प्रथा का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वह हिंदुओं के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता था। ठीक है, शाहू की रिहाई कर दिया, और शाहू की रिहाई 1707 में मराठा सरदार शाहू की रिहाई कर दिया, ताकि शाहू रिहा होकर जाएं और उसके बाद वह राजगद्दी प्राप्त करें और मराठे आपस में ही लड़ भिड़ जाएं। इसलिए इसने कूटनीति के तहत शाहू की रिहाई की थी। तो यह 2, 3 और 4 ये सब सारे काम बहादुर शाह प्रथम ने किए थे। क्या नहीं किया था? तो जजिया का खात्मा नहीं किया था। जजिया का खात्मा करना चाहता था लेकिन वह नहीं किया। ठीक है, ये काम उसने नहीं किए। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, बहादुर शाह प्रथम ने राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत की थी। सती प्रथा का समर्थन, मतलब पहले भी मुगल बादशाह होली खेला करते थे, लेकिन औरंगजेब की क्रूर नीति और धार्मिक धर्मांधता के कारण होली खेलने की प्रथा को मुगल बादशाहों ने बंद कर दिया। लेकिन बहादुर शाह प्रथम जब गद्दी पर बैठा तब इसने होली खेलने की प्रथा को फिर से शुरुआत किया था कि राज दरबार में फिर से होली खेला जाए। ठीक है, सती प्रथा का समर्थन किया क्योंकि वह किसी प्रकार से हिंदुओं के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। और फिर शाहू की रिहाई किया। शाहू की रिहाई इसने कूटनीति के तहत की कि शाहू की रिहाई जो किया था 1707 में किया था। 1707 में गद्दी पर बैठा और 1707 में शाहू की रिहाई किया, शाहू जी महाराज की, ताकि यह शाहू जी मराठा क्षेत्र में जाएं और राजगद्दी प्राप्त करने के लिए मराठा सरदारों से लड़ें, जिससे मराठा अपने आप आपस में ही कमजोर हों। ठीक है, देखिए, बहादुर शाह प्रथम का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम आवश्यकता नहीं है, बस मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप लोग को पता हो। देखिए, साहिब कुरान मुअज्जम शाह आलमगीर शाहनी अबू नासिर सैयद कुतुबुद्दीन अबुल मुजफ्फर मोहम्मद मुअज्जम शाह आलम बहादुर शाह प्रथम बादशाह गाजी। तो ये इसका पूरा नाम है। प्रश्न 14 देखिएगा, अधोलिखित में से किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया? बहादुर शाह प्रथम मैंने बता चुका हूं कि औरंगजेब के 4 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। अकबर विद्रोही पुत्र था, उसका डेथ, उसकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु आपका औरंगजेब के समय में ही हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 3 पुत्र बचे हुए थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। ठीक है, तो तीनों में जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है तो मुअज्जम विजयी होता है। मुअज्जम जब गद्दी पर बैठता है तो वह बैठता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से, बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा है। ठीक है, तो अधोलिखित में से किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया? तो मुअज्जम है। ये मुअज्जम ऑप्शन नहीं है, ये आपका यहाँ पर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए मुअज्जम, ये आपका मुअज्जम। आजम दूसरा था, आजम दूसरा था, ये आपका मुअज्जम होना चाहिए, तो गलती हो गया है। ठीक है,
ये क्या है, 1 मिनट देखना पड़ेगा। तो दो लिखित में से किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया? बहादुर शाह प्रथम के नाम से बादशाह घोषित किया। बहादुर शाह प्रथम थे आपका मुअज्जम ही था ना, मुअज्जम ही था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अधोलिखित में से शाह आलम प्रथम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया। बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम प्रथम, देखिए आपको बता दूं, बहादुर, हाँ यह आपका बहादुर शाह प्रथम, देखिए बहादुर शाह प्रथम के कई सारे नाम थे। बहादुर शाह प्रथम जो था उसके कई नाम थे, उसके शाह आलम प्रथम, क्योंकि शाह आलम द्वितीय तो बहुत बाद में आता है उसका। देखिए बहादुर शाह प्रथम के नाम थे, शाह आलम प्रथम भी नाम था और मुअज्जम भी नाम था, मुअज्जम भी नाम था। और ये मोहम्मद आजम जो है वह अलग का, उसका अलग पुत्र था। तो शाह आलम प्रथम भी, बहादुर शाह प्रथम भी और मुअज्जम, ये सभी उसके नाम थे। तो पहले उसका नाम मुअज्जम था, इन गद्दी पर बैठता है तो बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अधोलिखित में से शाह आलम प्रथम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया। बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम प्रथम या आलम शाह प्रथम, देखिए बहुत सारे इसके नाम हैं, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम, आलम शाह प्रथम और मुअज्जम, ये सभी उसके नाम हैं। ठीक है, और पहले इसका नाम मुअज्जम ही था, जब गद्दी पर बैठता है तो ये सब तीन नाम को धारण करके बैठता है। इसका जन्म जो हुआ था वो 14 अक्टूबर 1663 में बुरहानपुर भारत में हुआ था। ये सब कंफ्यूजन वाला टाइप है, मतलब कि थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए आप लोग को। शाह आलम द्वितीय तो अलग है, इसका नाम शाह आलम प्रथम भी था और आलम शाह प्रथम भी था, बहादुर शाह प्रथम का। ठीक है, प्रश्न 15 देखिएगा, जजाऊ का युद्ध किसके बीच में हुआ था? जजाऊ का युद्ध जो हुआ था किसके बीच में हुआ था? ये जजाऊ का जो युद्ध हुआ था यह आपका उत्तराधिकार युद्ध है, उत्तराधिकार युद्ध है। और यह मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ था। देखिए मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ था जजाऊ का युद्ध, उत्तराधिकार युद्ध। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में हुआ था जजाऊ का युद्ध और उसे दौलताबाद में दफना दिया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी और उसे कहाँ दफनाया गया था? औरंगजेब की जो कब्र है कहाँ है? दौलताबाद में है, दौलताबाद। दौलताबाद का पुराना नाम क्या था? देवगिरी, देवगिरी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम दौलताबाद रख लिया था, तो यहीं पर उसे दफना दिया गया था औरंगजेब को। इसके 3 पुत्र जीवित थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। और अकबर जो इसका पुत्र था, एक अकबर इसका पुत्र था और उसको तो उसने औरंगजेब ने मरवा दिया था। मुअज्जम, आजम, कामबख्श औरंगजेब राज्य के बंटवारे के लिए वसीयत लिखा था औरंगजेब ने, और मुअज्जम, आजम और कामबख्श में राज्य के बंटवारे के लिए वसीयत लिखा था जिससे उत्तराधिकार युद्ध न हो। अपने तो उत्तराधिकार युद्ध करके अपने सभी भाइयों को मरवा दिया था औरंगजेब, और औरंगजेब यह चाहता था कि उसके जो पुत्र हैं उसकी मृत्यु के बाद लड़े भिड़े मत, आपस में मिलकर रहें, इसलिए उसने वसीयत बनाई थी। ठीक है, लेकिन कहाँ वसीयत काम करेगी? आजम, देखिए जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उसका जो पुत्र आजम था, आजम आगरा पर अधिकार करने के लिए जजाऊ के पास अपना शिविर लगाया था। ठीक है, आगरा पर अधिकार करने के लिए जजाऊ के पास अपना शिविर लगाया था और यह आगरा का सूबेदार भी था आजम। ठीक है, फलस्वरूप जजाऊ का युद्ध हुआ। तो जजाऊ का युद्ध 1707 को आगरा के पास स्थित इसी स्थान पर हुआ था और इसी स्थान पर बहादुर शाह प्रथम ने आजम को पराजित करके मार डाला, मतलब अपने ही भाई को मुअज्जम ने पराजित करके मार डाला, बहादुर शाह प्रथम ने पराजित करके मार डाला था। ठीक है, प्रश्न 16 देखिएगा, किसके मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी? मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या थी? सैनिक अदक्षता, मतलब सैनिकों की अयोग्यता ही मुगल साम्राज्य के पतन का कारण थी। ये किसने कहा था? तो ये कहा था विलियम अर्विन ने, विलियम अर्विन ने। विकल्प 2 जो है आपका सही है, विलियम अर्विन ने यह बातें कही थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। विलियम अर्विन के अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी। मुगल काल के पतन पर भी सभी वैज्ञानिकों का अपना अलग अलग तर्क है। मुगल शासन के पतन होने का कारण उत्तराधिकार के नियम का अभाव, कमजोर उत्तराधिकारी, अमीरों की दलबंदी और शांति और सुरक्षा का अभाव था। ये सभी मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारक थे। प्रश्न 17 देखिएगा, मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण, मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या है? अयोग्य उत्तराधिकारी, सैनिक अदक्षता, मराठों का उत्थान या आर्थिक दिवालियापन। तो मुगल साम्राज्य के पतन का अगर प्रमुख कारण देखा जाए सभी में तो अयोग्य उत्तराधिकारी है, अयोग्य उत्तराधिकारी। विकल्प 1 जो होगा वह आपका सही होगा, अयोग्य उत्तराधिकारी। हालांकि अगर विलियम अर्विन के अनुसार पूछा जाए तो विलियम अर्विन के अनुसार
विलियम इरविन के अनुसार सैनिक और दक्षता ही मुगल साम्राज्य के पतन का कारक थी, विलियम इरविन के अनुसार। ठीक है, लेकिन वैसे अगर मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में अगर देखा जाए तो अयोग्य उत्तराधिकारी माना जाता है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। विलियम इरविन के अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक और दक्षता थी, मतलब सैनिक योग्य नहीं थे। मुगल काल के पतन पर भी सभी वैज्ञानिकों का अपना अलग अलग तर्क था। मुगल शासन के पतन होने का प्रमुख कारण उत्तराधिकार के नियम का अभाव था, कमजोर उत्तराधिकारी, अमीरों की दलबंदी, शांति और सुरक्षा का अभाव और विदेशी आक्रमण ही मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे। प्रश्न 18 देखिएगा, ये 4 ऑप्शन है और बताना है इसमें सत्य कथन कौन सा है। औरंगजेब की मृत्यु के समय 3 मार्च 1707 को मोहम्मद आजम अहमदनगर में था, अहमदनगर में था। ठीक है, मोहम्मद आजम और मुअज्जम जो था उसका पुत्र, पिता की मृत्यु के समय जमरूर, अफगानिस्तान के जमरूर नामक स्थान पर था। कामबख्श औरंगजेब की मृत्यु के समय बीजापुर का सूबेदार था। तो ये तीनों बातें जो है आपकी सही है, मतलब विकल्प 4। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, ये तीनों बातें सही हैं, सभी कथन सही है। प्रश्न 19, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत कौन सा पुत्र सिंहासनारूढ़ हुआ, मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन सा पुत्र उसका गद्दी पर बैठा था, तो वह बैठा था मुअज्जम। और यह गद्दी पर बैठता है तो बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम और आलम शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है मुअज्जम। तो विकल्प 2 जो है आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके पुत्रों मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। औरंगजेब की नीतियों का प्रबल विरोधी उसका पुत्र अकबर। देखिए, अकबर तो एक आपका हुमायूं का पुत्र था, लेकिन अकबर एक और नाम था, औरंगजेब का एक और पुत्र था जिसका नाम था अकबर, और यह विद्रोही पुत्र था और औरंगजेब से पहले ही यह मारा जा चुका। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे, तो 22 सूबों में 22 प्रांतों में बटा हुआ था पूरा मुगल साम्राज्य 22 भागों में बटा हुआ था, 22 प्रांतों में। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के समय जो मुअज्जम था वो काबुल का गवर्नर था, आजम जो था गुजरात का गवर्नर था, आजम गुजरात का गवर्नर था, और कामबख्श जो था वो बीजापुर का राज्यपाल था। मतलब गवर्नर राज्यपाल वही होते हैं, सूबेदार। प्रश्न 20 देखिएगा, भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध है। किंग मेकर किसे कहा जाता है भारतीय इतिहास में, तो किसे कहा जाता है किंग मेकर? हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। हुसैन अली और अब्दुल्ला खां को किंग मेकर कहा जाता है। ठीक है, किंग मेकर विकल्प 3। तो किंग मेकर का मतलब, क्योंकि यह राजाओं के निर्माता थे। ठीक है, ये खुद राजा बनाते थे। यह वह सरदार थे, हिंदुस्तानी गुट के वह सरदार थे जो मुगल वंश के किसी भी व्यक्ति को वह शासक बना देते थे। जैसे इनके ही कृपा से फर्रुखसियार शासक बना, इनके ही कृपा से रफीउद्दर्जा, रफीउद्दौला, मतलब 3 ऐसे मुगल बादशाह हैं जो हुसैन अली खां के द्वारा गद्दी पर बिठाए गए और उतारे गए। और मोहम्मद शाह, हाँ मोहम्मद शाह को भी इन्होंने ही गद्दी पर बैठाया था। तो ये किंग मेकर के नाम से यह प्रसिद्ध थे, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। व्याख्या देख लीजिएगा। उत्तरकालीन मुगल राजनीति में ऐसे शक्तिशाली सरदारों का उत्थान हुआ जो अब सम्राट निर्माता की भूमिका निभाने लगे थे। 1713 से 1720 तक मुगल दरबार में सैयद बंधु, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली सबसे शक्तिशाली थे और ये हिंदुस्तानी दल के नेता थे। हिंदुस्तानी दल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पूरा मुगल जो साम्राज्य था, पूरा मुगल दरबार जो था वो दलबंदी का शिकार था, गुटबंदी का शिकार था। मतलब अलग अलग गुट थे मुगल सरदारों के और सब आपस में षड्यंत्र किया करते थे। जैसे उसमें एक हिंदुस्तानी गुट था, फिर खुरासानी, ईरानी और अफगानी, अलग अलग गुट थे। ठीक है, तो यह हिंदुस्तानी गुट का सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां यह हिंदुस्तानी गुट के नेता थे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। केवल 1499 रुपये का कोर्स है। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर हो, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर हो, 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज दूंगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा, ऐसे ही दूंगा जैसे मैं दे रहा हूँ। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज मिलेगी और साथ ही साथ पूरा का पूरा लेक्चर्स वीडियो भी आपको मिलेगा, सारे के सारे नोट्स भी आप लोग को मिलेंगे, पीपीटी नोट्स मिलेगा जो आप लोग के लिए काफी बेहतरीन होगा। तो जो लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी आप लोग बताया हूँ 8318397226। धन्यवाद आप लोग को।